નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આપ જોઈ રહ્યા છો સત્ય ન્યૂઝ ગુજરાત. ગાંધીધામ બીકે મનસુખાની એક મૃત્યુ થઈ છે. હવે આ મૃત્યુ બાબતે અમુક સવાલો ઉભા થઈ રહ્યા છે, જે બાબતે ઝીનત મનસુખાની આપણી સાથે જોડાયા છે. તેઓના અમુક મુદ્દા છે, તેઓની અમુક રજૂઆત છે, જે આપણા થકી તેઓ દર્શક મિત્રોને તે થકી તંત્રને પહોંચાડવા ઈચ્છે છે, અને અમુક એ લોકોની માંગણી પણ છે. તે લોકો પોતે જ રજૂ કરશે. ઝીનત મેમ સાથે રૂબરૂ કરાવું. ઝીનત મેમ, નમસ્કાર. નમસ્કાર. આપની જે પણ વાત હોય, આપના જે પણ મુદ્દાઓ હોય, આપની જે પણ રજૂઆત હોય, આ જે થયું છે તે બાબતનું સમય કપરો છે, અમે જાણીએ છીએ, અમારે વધારે વાત નથી કરવી. હું તમને જ મંચ આપી દઉં છું. આપે જે રજૂઆતો કરવી હોય આપ અમારા થકી દર્શક મિત્રોને કરી શકો છો. मैं जीनत मनसूखानी बोल रही हूँ. मेरा मिस्टर आए थे 5 दिन पहले आए थे. उनका लड़का मनसूखानी को निकाल दिए थे. मनोज मनसूखानी निकाल दिए थे. बोले थे आपका घर में यहाँ पर रात को निकाल दिए थे, रात 10 बजे. बोल रहे थे यहाँ पर आपका लिए कोई जगह नहीं है, आप जाओ बम्बई जाके रहो, आपका फैमिली का साथ, आपका परिवार का साथ. तो उन्होंने क्या किया, दूसरे दिन आ गए यहाँ पे बम्बई में. उसका नीतू बोले, उनका बहू नीतू, मनोज का बीवी, उन्होंने बोले आप चले जाओ पापा, घूर के आ जाओ, आप अपना परिवार का संग रह के घूर के फिर के आ जाओ. उन्होंने 5 लाख रुपए भी उनका बैंक में डाले. बोले आप अच्छा से एंजॉय करके आओ. फिर आ गए. जब आने के बाद में फिर इधर रहे. फिर हम लोग पुणे जाने वाले थे हॉस्पिटल, उनका गले के इलाज के लिए जो कर रहे थे. तो उन्होंने बोले चल जीनत कल तैयार हो जाए, कल परसों में हम लोग निकल ले जाएंगे पुणे. हम बोला ठीक है जी, अच्छा बात है. बोले पुणे भी जाएंगे, साईं बाबा का भी हुआ जाएंगे. क्यों, जाके हम लोग शादी किए थे साईं बाबा का हुआ, तो इसलिए बोले साईं बाबा का हुआ भी जाएंगे, जाके फिर हम लोग 10 दिन में खूब घूमेंगे फिरेंगे आ जाएंगे. हम बोला ठीक है जी, अच्छी बात है ना. तो फिर क्या हुआ, क्या उसका दूसरे दिन में मनोज का बॉय रिकॉर्डिंग आया, मतलब मुंह से बोल के छोड़ा है उसका नौकर को, जो उसका संग रहता है मनसुखानी का संग. तो उसने मनसुखानी को सुनाया, जो देखो यही मनोज यही बोला है, मनोज यही बोल के भेजा. उन्होंने सुनाया, क्या बोला है मनोज, जो मेरा फैमिली पूरा बैठ के हम लोग यहाँ पे है, तुम्हारा यहाँ पर ही कोई भी तुम यहाँ पर ही आ नहीं सकते, यहाँ पर कोई भी चीज तुम्हारा लिए बंद, सब कुछ हो गया, सब कुछ तुम्हारा लिए है बंद, मतलब आ नहीं सकते यहाँ पर. ये सर ये रिकॉर्डिंग है. अंदर अभी हम लोग सब फैमिली बैठे हैं, भाभी बैठी है, मम्मी बैठी है, दीदी बैठी है, और सबने ये डिसाइड किया है कि हम आज से पापा से बिल्कुल डिस्कनेक्ट कर रहे हैं. आज से हमारा कोई भी रिलेशन नहीं है उस आदमी के साथ में. और बोल देना, भाभी भी उनके ब्लॉक कर रही है, उनके टच में नहीं रहेगी. हमने पूरा बेदखल कर दिया है उनको, और उनका जो मंथली जो 3 लाख है वो भी हम बंद कर रहे हैं. तो यहाँ पे आएंगे तो इनको ऑफिस और घर में अलाउ नहीं है, तो हम इनको अपनी फैमिली से बेदखल कर रहे हैं. ये वहीं रहे, बॉम्बे में रहे, खुश रहे वहीं पे, यहाँ आने की बिल्कुल उनको जरूरत नहीं है. तो क्लियर बोल देना उसको. रही तुम्हारी पगार वो कंपनी देगी, दवाई के खर्चे वो कंपनी देगी, बाकी और कोई भी पैसा नहीं मिलेगा. सब डिस्कनेक्ट कर रहे हैं. और मनीष वर्मन को मैंने सबको बोल दिया है, कोई भी इनको एंटरटेन नहीं करेगा. तो ये सुनने के बाद उनका, ये आवाज किसकी थी? ये मनोज मनसुखानी उनका बेटा था, जो निकाल दिया था घर से. तो उन्होंने मैसेज किया. ओके, सॉरी मैम, मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ. बीके मनसुखानी जो थे, क्या उनकी 2 वाइफ थी? हाँ, मैं एक हूँ और एक गांधीधाम में है. तो ये मनोज भाई जो है उनकी फर्स्ट वाइफ के बेटे हैं? हाँ, फर्स्ट वाइफ का बेटे है. और उनके थ्रू आपको ये रिकॉर्डिंग भेजा गया है? हाँ जी. ये हमें नहीं भेजा है, मनसुखानी को भेजा था, जो केयर टेकर था ना उसको भेजा है. उनको भी डायरेक्ट भेजा नहीं है, वो केयर टेकर को भेजा. केयर टेकर उनको सुनाया, जो पापा देखो यही रिकॉर्डिंग भेजा मनोज ने. तो उनका जी सॉरी, अब इनकी जो डेथ हुई है उसके बारे में आपके क्या सवाल हैं जो आप बता रहे हैं कि आपको उठाने हैं? मेरा ये सवाल है, उन्होंने अपना दामाद को लेके बोला, नीतू बुलाया है, मनोज का बीवी बुलाया है मुझे फैसला करने के लिए. हम बोला मत जाओ आप,
बोले नहीं मुझे जाने दो, मैं फैसला करूंगा। सुखराज को भी बुलाया हूँ, सुखराज बोला फैसला कर देगा, करके आ जाएंगे। हम बोला मत जाइए जी, जा क्यों, मेरा दिल नहीं चाहता है, जा आप जाओ बोल के। बोले क्यों, क्या चाहती है, इतना बड़ा बड़ा एक रिकॉर्डिंग भेज रहा है, बोल रहा है मत आओ, मेरा ही दौलत लेके हमको बोल रहा है हम खर्चा नहीं देंगे, ये क्या। तो हम बोला ठीक है जाओ, मकीन दामाद को लेके जाओ। मेरा बेटी है नीतू, मेरा बेटी यहाँ पे जो है उसका नाम भी नीतू मनसुखानी है। तो उनका शादी हुआ अभी 1.5 साल हुआ, तो दामाद को उनका लेके गए, फिर उधर प्लेन में गए। लेके जाने के बाद में जब ऑफिस में जब गए, हाँ बता। तो सर जब उनके वहां से मैसेज आया बेदखल करने के लिए उनको, तो हमारा जो पुणे का, जी आपका नाम प्लीज बोलिएगा, आपका रिश्ता उनसे क्या है वो भी बताइएगा। मेरा नाम नमन सोपती है और मेरी शादी नीतू मनसुखानी, जो बीके मनसुखानी और जीनत मनसुखानी की जो बेटी है बड़ी, उनसे मेरी शादी हुई है 1.5 साल पहले। मेरा नाम नमन सोपती है, मैं मध्य प्रदेश जबलपुर से हूँ। तो जब हमें ये मैं आया हूँ 21 तारीख को आया हूँ मैं बॉम्बे। इनको 22 तारीख को मुझे पूना लेके जाना था इनके चेकअप कराने के लिए। तो 21 तारीख को हमें ये मैसेज जो अभी मैंने आपको सुनाया, ये हमको पास ऑन किया गया कि इनको बेदखल किया जाता है हर एक जगह से। तो पापा ने इन लोग को मैसेज किया कि आप कैसे कर सकते हो मेरे साथ ऐसे। आपने मेरे को, एक तो पहले आपने मेरे को यहाँ भेजा कि आप जाओ घूम के आओ, आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, और नेक्स्ट डे आप जब मैं यहाँ आ गया हूँ, आप मेरे को पीठ पीछे आप मेरे को बेदखल कर रहे हैं फैमिली से। आपने मेरे को मेरे फेस पे नहीं बोल रहे, आप ऐसे नौकरों को मैसेज भेज के आप मेरे को बेदखल करवा रहे हैं। तो पापा ने, इन्होंने जो कैब था इनका पुणे होने का, उन्होंने वहीं से गांधीधाम से पूरा कैंसिल कर दिया ताकि ये डॉक्टर के पास ना जा पाए पुणे। तो इन पापा ने ये डिसाइड किया कि मेरे को वापस गांधीधाम जाके एक बार इसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा इस पूरी बात का, कि जो हर बार मेरे साथ, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम नहीं हुआ, ये पहले भी ऐसा होता आया है इनके साथ कि इनको बेदखल करना, इनसे साइन करवा लिया। जब भी इनके मेंटल स्टेट उस समय सही नहीं थी, जब इनसे इनका पूरा दस्तखत करवाया गया है इनके नाम पे जबरदस्ती इनके दामाद के बोलने पे, जो ऐसा पापा, मेरे पास मैसेज है पूरा, इन्होंने अपने दामाद को भी लिखा है, अपनी फर्स्ट वाइफ के बेटी के हस्बैंड को, कि तुम्हारे कहने पे मैंने ये दिया इन लोग को, और उसके बाद मेरे साथ ये ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो ये कोई पहली बार नहीं था जो ये हो रहा था इनके साथ। उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि हम कल गांधीधाम जाएंगे, और इन्होंने मुझे घर आने से मना किया है, तो मैं सीधे ऑफिस जाऊंगा। और इनके एक बेस्ट फ्रेंड है सुखराज, वो भी गांधीधाम से ही बिलोंग करते हैं, उनका मेरे को फुल नेम नहीं पता है, उनका बस मेरे को फर्स्ट नेम पता है। सुखराज है, मारवाड़ी है, बहुत बड़े बिजनेसमैन है आपके गांधीधाम में। तो इनको रखा गया मीडिएटर, मनोज और नीतू जो इनके बेटे और बहू है, उनके द्वारा उनको मीडिएटर बनाया गया। एंड पापा एग्री करे उस चीज को कि ठीक है आप सुखराज को रखिए बीच में, मैं आऊंगा, अपन बात करके लेट्स फिनिश इट ऑफ। तो हम लोग ये रहा टिकट, ये मेरा नाम आप देख सकते हैं यहाँ पे, नमन सोपती, ये मेरा टिकट है। इसमें आप देखेंगे मेरा ये सीट नंबर जो है ये, और मेरा ये पापा का टिकट है, हम दोनों का आजू बाजू का सीट नंबर है ये। ठीक है, हम लोग ये 18C, ये देखिए 18D, और ये रहा इनका केयर टेकर का टिकट महेंद्र नाथ 18A। ये हम लोग आए हैं 22 तारीख को गांधीधाम में, हम लोग पहुंचे हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ से सीधे, इनकी गाड़ी आई है अर्टिगा जो पापा की थी, इनका ड्राइवर जो है वो आया है, हमें पिकअप किया गया एयरपोर्ट से, और हमको सीधे पापा ने उसको बोला कि सीधे हमें ऑफिस लेके चलो, मैं घर नहीं जाऊंगा। तो हम लोग वहां से सीधे ऑफिस गए, हम लोग ऑफिस जाके बैठे। पापा के ऑफिस हम लोग पहले गए, पापा के फर्स्ट फ्लोर पे गए सीधे नीतू मनसुखानी के ऑफिस में, कि पापा ने बोला कि एक बार मैं अपनी बहू से बात कर लूं, क्योंकि किसी सुखराज से बात करने से पहले मैं अपने बच्चों से खुद पर्सनली बात करना चाहता हूँ इस टॉपिक को लेके। बट उन्होंने नहीं मिला उनसे, वो क्योंकि मनोज के ऑफिस में थी। फिर हम लोग गए सेकंड फ्लोर पे जहाँ पे पापा का ऑफिस है, मनोज मनसुखानी का भी ऑफिस सेकंड फ्लोर में है। तो हम लोग पापा के ऑफिस में जाके बैठे, पापा ने केयर टेकर को, जहाँ पे ऑफिस का स्टाफ है, उसको बोला कि उनको बोल दो कि पापा आ गए हैं, मेरे से आके एक बार बात कर लो। सुखराज आ जाएगा तो मैं कुछ ऐसी बातें बोल दूंगा जो मेरे को नहीं बोलना चाहिए, डिस्क्लोज बिजनेस से रिलेटेड। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं तुम लोग से पहले कर लूं सेटलमेंट, और तुम लोग जो मेरा शेयर है मेरे को जितना भी देना चाहते हो दे दो, मैं वो पैसे लेके बॉम्बे चला जाऊंगा, मैं गांधीधाम में नहीं रहना चाहता। तो उन्होंने मैसेज भिजवाया, कोई नहीं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया उनकी तरफ से। उसके बाद सुखराज अंकल आए उनके ऑफिस में,
और सुखराज अंकल को पापा ने बिजनेस से रिलेटेड जो उनको डिस्क्लोज करना था वो चीज़ें उन्होंने उनसे करी, जो कि मैं अभी कैमरे पे नहीं बोलना चाहता हूँ। उन्होंने वो चीज़ें उनको बोली कि मैं ये स्टेप्स लूंगा, अगर मेरे बच्चे मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं तो मेरे को इनको प्रोटेक्ट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मेरे को ऐसा बेदखल किया जा रहा है, घर से धक्के मार के निकाल रहे हैं, तो मेरे को भी फिर जो मेरे सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन उनकी मृत्यु हो चुकी है ना, जी तो कम से उनकी कम अब मृत्यु, तो वो रीजन अगर आपको पता हो तो आपको बताने चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। फिर आपकी मर्जी। सर वो कुछ बिजनेस रिलेटेड है। अगर अगर अभी भी उनके बच्चे इसके बाद उन लोग हम लोग से कुछ भी वैसे करते हैं तो मेरे पास, मैं उसको ऐसा सेव रखना चाहता हूँ ताकि मैं उसको कोर्ट में एज एन एविडेंस प्रूफ कर सकूँ। अगर अभी मैं डिस्क्लोज कर दूंगा तो उन लोग फिर हम लोग को पीछे, जैसे भी पापा के साथ किया है, तो जब वो अपने पापा के साथ ऐसा कर सकते हैं तो हम लोग उनके सामने कहीं स्टैंड नहीं करते हैं फिर। उनकी मौत के जिस तरह से उनकी मौत हुई उसके बारे में आपके कुछ सवाल थे, जैसा मुझे बताया जी गया है, जी, तो तो मैं आप उसी पे बताना आंसर, चाहेंगे क्या है? जी, तो जब ये टॉपिक, जब पापा ने सुखराज अंकल के सामने वो पॉइंट्स रखे जो कि बहुत बिजनेस और गवर्नमेंट से रिलेटेड थे, जो कि बहुत इलीगल चीजें थी, हो रही थी ऋषि शिपिंग द्वारा, तो सुखराज अंकल का कहना था कि नमन आप दूसरे कमरे में चले जाइए, मैं पापा से एक बार 1-on-1 बात करना चाहता हूँ इस टॉपिक में, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मेरे को वो सब चीजें पता चले जो कि पापा उनको डिस्क्लोज कर रहे थे अबाउट ऋषि शिपिंग, जो भी इलीगल एक्टिविटीज हो रही है। तो मैंने कहा ठीक है, तो मुझे इन्होंने इनके पापा के बाजू में एक वो है कॉन्फ्रेंस रूम, वहां पे मेरे को बैठवाया गया। उसके बाद 15 मिनट बाद मेरे को स्टाफ ने बोला कि बड़े साहब आपको बुला रहे हैं। तो मैं पापा के पास वापस गया। पापा ने बोला कि मेरा सुखराज से बात हो गया है, सुखराज अभी जाएगा, इन लोग से बात करेगा। मेरे को पूरा पैसा भी नहीं चाहिए जो मेरा है, आप मेरे को 50% भी उसका मिल दे देते हो तो आई विल टेक दैट हैप्पीली एंड आई विल नॉट लिव इन गांधीधाम, आई विल गो एंड लिव विथ माय वाइफ मिस जीनत मुस्तफानी, उनके साथ वो बॉम्बे में रहना पसंद करेंगे बाय चॉइस। तो बोले ठीक है, सुखराज गया है बात करने, एंड वंस इट्स डन मैं इसको डॉक्यूमेंटेड करवाऊंगा। मैं उसके बाद उनका ये भी बोला कि मैं 3-4 दिन यहाँ पे नमन रुकेंगे गांधीधाम में, और तुम मेरे को गांधीधाम में मत छोड़ना, मेरे को लेके ही चलना, बिकॉज ही फेल्ट समथिंग इज गोइंग टू हैपन। उनको थोड़ा सा वो आभास था उस चीज का कि कुछ ना कुछ इन लोग, अभी जो मैंने डिमांड रखा है इसके बाद इन लोग एग्री नहीं करेंगे, इन लोग कुछ ना कुछ स्टेप उठाएंगे। तो ही वांटेड मी कि मैं, बैंक के खिलाफ? जी, उनको वो चीज श्योर था, इसलिए उन्होंने मेरे को उसी समय बोला कि तू मेरे को छोड़ना नहीं, तू मेरे को लेके चलना गांधीधाम, भले ही 2 दिन लगे 3 दिन लगे, बट तू मेरे को गांधीधाम से बॉम्बे लेके जाना। मैं बोला ओके पापा ठीक है, डन है, जो मैंने लगा कि फैसला होता है नहीं होता है कोई बात नहीं, पर मैं आपको गांधीधाम लेके चलूंगा, क्योंकि वो उनके दिल का इच्छा था कि एक बार मैं आके फ्रंट टू इनको फेस करूं, जो जिस तरह से उन लोग हैरेस कर रहे थे इनको, तो इनको फेस करना जरूरी था इनको। उसके बाद सुखराज जी आए वापस रूम में। 5 मिनट के बाद मेरे को बोला गया कि आप फिर से रूम के बाहर चले जाइए, क्योंकि मनोज, नीतू और इनकी लड़की है पप्पी, इनकी वाइफ इंदिरा, इनकी पोती महक, ये सब ऑफिस में ही थे उस समय पे, सब वहीं थे मनोज सर के ऑफिस में। तो मेरे को बोला गया कि आप बाहर चले जाओ, उन लोग फैमिली आके बात करना चाहता है इनसे। तो पापा ने पहले मेरे को इंसिस्ट किया था कि तुम वहीं बैठो सोफे पे, वहीं रहो उसी रूम में, बट मेरे को सुखराज अंकल ने बोला कि नहीं, इसको मत बैठाओ यहाँ पे, इसको आप वहीं दूर बैठा, इसको दूर दूसरे कमरे में बैठाइए। तो मेरे को फिर जाना पड़ा, क्योंकि उन लोग इतना ज्यादा सुखराज अंकल इंसिस्ट कर रहे थे, तो पापा ही बोले ठीक है, इसको वहां बैठा दो, मैं इनसे बात करके फिर इसको बुलाता हूँ। इट टुक लाइक 30 to 40 मिनट्स, 30 मिनट्स हुआ होगा, मेरे को कोई किसी ने नहीं बुलाया, कुछ नहीं करा, मैं वहां बैठा रहा। मैं बस एक बार शायद वॉशरूम गया होगा, वो भी मेरे को बोल रहे थे सेकंड फ्लोर पे चले जाओ, जो कि पापा के ऑफिस के सामने से जाता, तो मैंने मना कर दिया था कि वहाँ पे मीटिंग चल रहा है उनका। तो मैं फर्स्ट फ्लोर पे गया टॉयलेट वॉशरूम के लिए, फिर मैं वापस आया, मैं अपना बैठा वहां पे। फिर मेरे को बुलाया गया अराउंड 30 मिनट्स या 40 मिनट्स के बाद, मेरे को बुलाया गया कि आपको बुला रहे हैं, वो भी उनके स्टाफ के द्वारा। तो जब मेरे को बुलाया गया, मैं जाके देखता हूँ कि वहाँ पे उनके स्टाफ के 20-25 लोग होंगे ऑफिस के। और जब मैं ऑफिस में गया हूँ, देखा तो पापा को उन लोग व्हीलचेयर पे बैठा रहे थे, बिल्कुल वो बदहवास थे, उनका मुंह खुला हुआ था, गर्दन पीछे तरफ लटकी हुई थी, उनके गले में जो स्ट्रैप था, उनके जो सांस लेने का उनको प्रॉब्लम था, वो पूरा डिसलोकेटेड पोजीशन में था, उनके हाथ पूरे फैले हुए थे, लाइक उसकी बॉडी में कुछ ऐसा लगा था जान है नहीं उस आदमी में। जिस हिसाब से उनको ट्रीट किया गया उस समय पे, मैं वहां पे नहीं था, लेकिन जिस हिसाब से उन्हें ट्रीट किया गया, जो वो व्हीलचेयर में मैंने जो सीन देखा है, आप कोई भी, मैं तो खैर पहली बार गया गांधीधाम, मैंने पहली बार ऐसा सिचुएशन देखा, कोई भी देख के बता सकता था कि उनको मैन हैंडल किया गया है। कोई सी भी आदमी का ऐसा हालत नहीं हो सकता जो कि एयरपोर्ट से आया है बॉम्बे से सुबह,
हंस रहा है, बात कर रहा है, आपसे आके डिस्कशन कर रहा है, हाउ इज इट पॉसिबल कि वो आदमी पूरा बदहवास हो जाए? उनके साथ कुछ ना कुछ उस रूम में ऐसा हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था, जिसका मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। पर उसके बाद जो मैंने हालत देखी है, मैंने अपनी मदर इन लॉ को फोन लगाया वहीं से कि मम्मी ऐसा ऐसा बात है, पापा का मुंह पूरा खुला हुआ है, इनका पूरा गर्दन पीछे लटक गया है, इनको व्हील चेयर पे बैठा ली। और उसके बाद जब मैंने एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, जब मैं वहां पे पहुंचा, जब मैंने उनके ऑफिस में उनको देखा इस पोजीशन में, इनका कोई भी फैमिली मेंबर साथ में नहीं था। इनके जो दोस्त हैं सुखराज, वो वहां पे नहीं थे, सिर्फ केयर टेकर था और जो स्टाफ का मेंबर है। तो ये कैसे पॉसिबल है जब पूरा फैमिली वहां पे डिस्कशन कर रहा था उनके साथ? तो जब उनका ये हालत हुआ तो आप सारे फैमिली मेंबर्स कहाँ थे? क्यों भाग गए आप वहां से उनको छोड़ के? सेकंड फ्लोर में ऑफिस था, आप सब ऑफिस में हैं, आप सब क्यों भागे उनको छोड़ के उस हालत में? पहला सवाल ये है। ये कौन से दिन की बात है? ये सर 22 सितंबर। 22 सितंबर। यस। ओके आज 25 है, 22 का बात है ये। ओके। उसके बाद मैं इनको लेके, इनके केयर टेकर के साथ लेके मैं इनको लिफ्ट से नीचे उतरा हूँ। इनकी कार, जिस कार से हम लोग आए थे, अर्टिगा है उनके पास, पापा की खुद, उस कार को लगाया गया। उनको आप मेरी रिक्वेस्ट ये है मीडिया से कि आप वो सीसीटीवी कैमरा फुटेज निकालें वहां से, जिस हिसाब से इनको गाड़ी में डाला गया है, जिस हिसाब वहां ऑफिस में सेकंड फ्लोर में क्या हुआ है, ये सब सीसीटीवी फुटेज में क्लियर हो जाएगा। और उन लोग के लिए डिस्ट्रॉय करना कोई बड़ा चीज नहीं होगा, क्योंकि उनका प्रेमाइसेस है। आप सीसीटीवी फुटेज निकलवाइए, द वे उनको जैसे ट्रीट करके डाला गया है गाड़ी में। उसके बाद मेरे को कार में नहीं बैठने दिया जा रहा था। मैं तो अनजान आदमी हूँ, मैं तो उनका दामाद हूँ, मैं पहली बार आया हूँ गांधीधाम में। तो आपको मेरे साथ मेरे को उनके साथ रखना चाहिए, क्योंकि मैं उनके साथ, उनको भी पता है कि मैं कौन हूँ, मैं जीना, इनके सेकंड वाइफ के बेटी का दामाद हूँ। इन्होंने मेरे को ऐसा कुछ नहीं करा। इन्होंने सीधे मेरे को, इनके स्टाफ ने मुझे कार में बैठने ही नहीं दिया, एंड फटाफट कार को निकाल के इन लोग भागे हैं। और मैं बाहर गया हूँ, मैंने देखा है इन लोग अपने बंगले की तरफ, इन लोग हॉस्पिटल की तरफ भी नहीं गए, इन लोग बंगले की तरफ गए हैं जहाँ इनका रेसिडेंस है। इनको हॉस्पिटल भी नहीं, वहां से लेके अस्पताल नहीं ले गया गया। हाँ, जो मतलब मेरे को तो गांधीधाम के रास्ते पता नहीं है, मैं तो पहली बार आया था। बट मेरे को जब मैं आ रहा था एयरपोर्ट से, मुझे पापा ने बताया था कि अपना बंगला इस तरफ है, तो उन लोग गाड़ी उसी उनके तरफ पीछे छोड़ गए रहे। थे? आप उनके पीछे गए थे? मेरे पास गाड़ी नहीं थी, मैं पैदल था। मैं ऑफिस से बाहर निकल के मेन गेट तक गया देखने के लिए कि गाड़ी किस डायरेक्शन में लेके गए। तो मैं तो पैदल था, मैं कुछ कर नहीं सकता था, और मेरा लगेज था वो भी उनकी गाड़ी में था। उसके बाद सुखराज जी निकले, उन्होंने मेरी तरफ देख के भी इग्नोर कर दिया मेरे को, बिना देखे, मेरे को जानते नहीं है, वो निकल गए अपना सीधा सीधे। उसके बाद इनकी वाइफ निकली इंदिरा, वो निकल गई सीधे सीधे, एंड सब लोग घर ही की तरफ गए। कोई मतलब, मैंने जब बाद में गूगल करा कि हॉस्पिटल किस डायरेक्शन में है, तो जब ऋषि शिपिंग से निकलेंगे मेन रोड पे आएंगे तो हॉस्पिटल लेफ्ट साइड पे जाता है। अच्छे हॉस्पिटल जैसे स्टर्लिंग है गांधीधाम में, अच्छा हॉस्पिटल है, वो सब लेफ्ट हैंड साइड पे आते हैं। इन लोग गए एयरपोर्ट वाली तरफ वापस, जिस तरफ बंगला है। तो मेरा अंदाजा ये है कि इनको, जब आपको पता है कि आपके पिताजी की तबीयत इतना खराब है, तो आप उनको बंगले क्यों लेके गए? आपको पहले उनको हॉस्पिटल में गांधीधाम में रिपोर्ट करवाना चाहिए। सेकेंडली, उसके बाद हमको खबर मिला, मेरे को उसका कोई खबर नहीं मिला, मेरा सिर्फ इनका ड्राइवर गया पीछे से, एक और दूसरा आदमी, उसने मेरे ख्याल से वहां पे एक फाटक था, फाटक पे गाड़ी रुका था, तो उसने इतनी देर में जाके मेरा बैग निकाल के मेरे को लाके दे दिया कि आप अपना बैग पकड़िए, बस आपका हो गया। उसके बाद इनके कंपनी के जो मैनेजर हैं, मेरे को उनका नाम नहीं पता, व्हाइट कलर की फॉर्च्यूनर में आए थे। वो आए मेरे पास, वो शायद मनोज से बात कर रहे थे फोन पे। उन्होंने मेरे को खिड़की खोल के पूछा कि आप दादा के साथ आए हैं? मैंने बोला हाँ। तो बोले आपका क्या प्लान है? मैंने बोला कि मैं उनके साथ आया था, मैं उनको लेके बॉम्बे जाऊंगा, उन्होंने मेरे को बोला था कि बॉम्बे लेके जाना है। तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप मुझे बता दीजिए कौन से हॉस्पिटल में लेके गए हैं उनको। तो उन्होंने वो बात काट के पूछ रहे हैं आपने खाना खाया? तो मैंने बोला कि नहीं, मैंने बोला कि खाने का क्यों पूछ रहे हैं? मैंने बोला कि नहीं, मेरे को खाना नहीं खाना। बोले नहीं, मैं आपको खाने का करवाता हूँ। मेरा उनसे ये कहना था कि भाई साहब, आपको लगता है इस सिचुएशन में मेरा खाना खाने का दिल होगा? जब मैं अपने फादर इन लॉ को ऐसी कंडीशन में देखा, किसी का खाना खाने का मन करेगा क्या? तो उनका कहना ये था कि आप खाना खा लो, मैं आपका टिकट करा देता हूँ, आप वापस चले जाइए। उनका ये कहने का मतलब था कि हम टिकट करा देते हैं आपकी, हम आपको फूड अलाउंस और टिकट आपकी कर देते हैं, आप वापस चले जाइए। तो मैंने उनको ये बोला कि मेरे को ना फूड चाहिए आपका, ना मेरे को अपना टिकट का कुछ चाहिए, आप मेरे को सिर्फ इतना बताइए कि आप उनको कहाँ लेके गए हैं। तो उन्होंने बोला कि अच्छा एक काम करिए, आप अपना नंबर यहाँ पे रिसेप्शन पे दे दीजिए, और जैसे ही उनको कुछ खबर मिलेगा तो हम आपको इन्फॉर्म करते हैं।
तो मुझे क्लियर हो गया था कि इन लोग हेल्प नहीं करने वाले हैं मेरी किसी प्रकार की यहाँ पे। और वो बंदा आगे बढ़ गया, वो व्हाइट फॉर्च्यूनर में था, मैं उसको बाय फेस रिकॉग्नाइज कर लूंगा, मेरे को नाम नहीं पता उसका। फिर उसके बाद मैं अपना बैग उठाया, मैंने बोला कि मेरा हेल्प यहाँ पे होना नहीं है। मैंने अपनी मदर इन लॉ को फोन लगाया, मदर इन लॉ बोली कि बेटा पापा पहले भी बोल चुके हैं कि अगर ऐसा कुछ हो वेट फॉर 2-3 डेज, जैसी मेरी तबीयत ठीक होगी मैं तुम लोग को कांटेक्ट करूंगा और बताऊंगा कैसा क्या करना है। कभी भी पहले भी ऐसा हुआ था, होता था उनके साथ। तो मैं फिर वहीं पे आपका शिव द ग्रैंड करके होटल है आपका गांधीधाम में, मैंने वहां पे चेक इन किया शाम को। फिर मम्मी ने सुखराज सर को फोन लगाया, अंकल को, कि उन्होंने जैसा आप मैंने आपको सुनाया अभी, कि अभी मैं सुना सकता हूँ अभी, कि उन्होंने ये चीज बोला कि कुछ दवाई दिया गया उसके बाद उसका तबीयत खराब हुआ, वो भी हमारे पास कोई इसका प्रूफ नहीं है, वो भी सब टेलीफोनिक है। तो उसके बाद मैं 3 दिन तक रुका रहा। फिर उनका जो केयर टेकर था उन्होंने मेरी वाइफ को इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि पापा अभी ठीक हैं, आप मैं आपको कॉल करके बाद में डिटेल्स देता हूँ। बट उसका ना कोई कॉल आया ना कोई मैसेज आया। बट उस मैसेज से हमारे घर वालों को ये संतुष्टि हो गया कि कम से कम वो ठीक है। तो मेरे को मम्मी ने बोला कि फिर तुम आ जाओ ना मुंबई, अगर ये ऐसा हालत है उनका तो तुम आ जाओ, ठीक है, तो फिर वो कांटेक्ट कर लेंगे। तो इस स्थिति को देखते हुए मैंने कल रात की ट्रेन ली गांधीधाम से बॉम्बे की, आज मैं दिन में पहुंचा हूँ। और आज शाम को हमें खबर मिली कि स्वर्गीय हमारे पिताजी बीके मनसुखानी जी का स्वर्गवास हो गया। तो ये सब सिचुएशन के बाद ही उनका जो निधन हुआ है उनका, उसके पीछे ये सब स्थिति का बहुत बड़ा रीजन है। मैं बस इतना पूछना चाहता हूँ, आपको आज ही पता चला कि उनकी मृत्यु हुई है? हाँ, आज इवनिंग में हमें खबर मिली है। ओके, अब आज आपको वो पता भी चला, हमें उसके वो बाद भी हमें बताया नहीं गया सुखराज के द्वारा या किसी के द्वारा नहीं, वो तो मैंने सब सुखराज को फोन लगाया तो उन्होंने कंफर्म करा कि हाँ मेरे पास न्यूज आई है 15 मिनट पहले। हमें किसी ने कांटेक्ट करके बताने की कोशिश भी नहीं करी कि बीके मनसुखानी जी पास्ड अवे। उनके वहां किसी ने हमारी हेल्प नहीं करी। सर मैं समझता हूँ कि आपका समय आपके परिवार का खराब है, मैं ज्यादा सवाल नहीं पूछना चाहता, लेकिन ताकि लोगों को पता चले एक्चुअली आपके हिसाब से हुआ क्या है। जी, आप जिस तरह से बता रहे हैं, आपके हिसाब से आपको कुछ शक है ऐसा लग रहा है, तो आप चाहते जी, क्या हैं इस बारे में? हम ये चाहते हैं कि कल उन्होंने उनका अंतिम संस्कार करने का जो निर्णय लिया है, हम चाहते हैं गुजरात पुलिस और गांधीधाम की पुलिस से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज उनका अंतिम संस्कार रुकवाइए और उनका पीएम पोस्टमार्टम करवाइए, बिकॉज ये नेचुरल डेथ नहीं है। मेरे पास और भी एविडेंसेस हैं कि डिस्प्यूट चल रहे थे मनोज मनसुखानी और बीके मनसुखानी के बीच में, जिसको लेके बहुत बार उनको फिजिकली हैंडल किया गया था। और इसके बहुत एविडेंस है हमारे पास, मेरे पास लीगल नोटिस भी है जो पापा ने लीगल नोटिस मनोज को भेजा था रिगार्डिंग डिस्प्यूट ऑफ द प्रॉपर्टी। और अभी उनकी बहू ने उनको बुलाया था यहाँ बॉम्बे से गांधीधाम आने के लिए कि आप आ जाइए, हम इस डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। इसका एक रीजन मैं और बताना चाहता हूँ, इनकी पोती की शादी है अभी नवंबर महीने में। तो पापा ने ये कहना था कि जब तक मेरे जीनत को या नीति जो मेरे बॉम्बे वाले फैमिली है, जब तक आप इनका पूरा मैटर सॉल्व नहीं करते हैं मैं उस शादी में भी नहीं जाना पसंद करूंगा, क्योंकि मैं अपने यहाँ पे भी अपने बच्चों को भी देखना चाहता हूँ, इनका भी भला चाहता हूँ। तो मेरे को मेरा हिस्सा दीजिए ताकि मैं इनके लिए कुछ आगे जीवन में कर सकूं। और दूसरी चीज जो मैंने बोला कि जो मैं मीडिया पे डिस्क्लोज नहीं कर सकता, जो इलीगल पॉइंट्स थे, जो मुझे लगता है कि मनोज को लगा कि ये अगर डिस्क्लोज हो गए तो मैं जेल जाऊंगा, मेरा पूरा परिवार, मेरा पूरा बिजनेस, जो भी इन लोग का बिजनेस का है पॉइंट ऑफ व्यू, ये सब ट्रबल में आ जाएंगे, जो कि बहुत इलीगल चीजें हो रही थी, जिसका सबूत सुखराज जी खुद है, जिनको मैंने आज फोन लगाया तो वो शायद गांधीधाम में नहीं है, वो शायद जोधपुर निकल गए। उनका कहना है कि वो जोधपुर में है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा, जब उनका बेस्ट फ्रेंड का मृत्यु हुई है तो उनको यहाँ पे रहना चाहिए, तो वो जोधपुर चले गए हैं इस इंसिडेंस के बाद। तो दाग में कुछ काला है तभी आदमी इधर उधर हो रहा है। और दूसरी चीज है कि जब पापा को ने, जो मैं आपको बोल रहा हूँ जो मैं अभी मीडिया पे डिस्क्लोज नहीं कर रहा हूँ, वो चीजें मनोज के लिए बहुत ट्रबलसम थी, जो कि इनकम टैक्स से रिलेटेड थी, फर्टिलाइजर से रिलेटेड थी, फिर कुछ फर्टिलाइजर कंपनीज के जो ओनर्स मतलब जो हेड हैं जिनको ब्राइब किया गया उससे रिलेटेड थी। तो ऐसी चीजें बहुत सारी थी जो कि मनोज को पता था दैट विल नॉट, अगर ये ऊपर पापा खुद रिटर्न में देंगे, बीके मनसुखानी जो कंपनी का ओनर है वो खुद रिटर्न में लिख के देगा ऊपर गवर्नमेंट के एडवाइजर को, जो कि कोई मोदी के एडवाइजर है, पापा के बहुत अच्छे फ्रेंड है। पापा का प्लान था कि अगर नहीं होता है तो हम दिल्ली जाएंगे और ये मैं पूरा रिटर्न में उनको लिख के दूंगा कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है ऋषि शिपिंग में, क्योंकि उनको तो बेदखल कर दिया गया, उनको सब कुछ छीन लिया गया था। तो पापा का ये था कि अगर मेरा सब कुछ छीना जा रहा है मेरे से, तो मैं ये सब चीजें फिर गवर्नमेंट के सामने रखूंगा, क्योंकि जो फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं
बाहर रोड पे जाके, और इन लोग फर्टिलाइजर को जो भी कर रहे थे, ब्लैक मार्केट जैसे भी कर रहे थे, जो कि नाम मेरे को पता भी है एक दो किसको गया है वो, तो पापा वो सब डिस्क्लोज करने वाले थे। तो उस चीज को दबाने के लिए इनके साथ ये स्थिति बनाई गई। तो आपका ये कहना है कि उनका अग्निदाह ना हो या जो भी जी, रिचुअल है वो ना हो, लेकिन पोस्टमार्टम हो, ये आपकी मांग है? पोस्टमार्टम हो। कल जीनत मनसुखानी भी गांधीधाम आएंगे, हम लोग आज निकले। आपका वहां से डिस्कनेक्ट हो गया था शायद। जी कोई बात नहीं, आपकी सारी बातें हो गई हैं, मैं एंड ही कर रहा हूं जी। तो મિત્રો આ હતા બીકે મનસુખાનીના બીજા પત્નીના જમાઈ, જેઓ આપણી સમક્ષ અમારા થકી આપ લોકો સમક્ષ પોતાની વાત મૂકી રહ્યા હતા. હવે એ જેઓ બાબત વાત કરતા હતા, મનોજભાઈ મનસુખાની, જેઓ કે તેઓના બીકે મનસુખાનીના પુત્ર છે એવી વાત તેઓએ કરી છે. એમનું પણ વર્ણન મેળવવાનો અમે પ્રયત્ન કરીશું. હાલ ફિલહાલ માટે આટલું જ. આપ જોઈ રહ્યા છો સત્ય ન્યૂઝ ગુજરાત. હું છું પ્રતીક પાંડે.